सीटेट का पहला प्रैक्टिस सेट दोस्तों आप सभी के लिए है, जो कि एकदम फ्री है। कह सकते हैं कि बिल्कुल मुफ्त में मेरे द्वारा आप सभी का सीटेट दोस्तों 2023 की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आप सभी के लिए दोस्तों सीटेट में सीडीपी हुआ, ईवीएस, हिंदी और मैथ्स के दोस्तों प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में लाए जाएंगे दोस्तों। और आप सभी के लिए आज जो सीटेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। धुआंधार दोस्तों तैयारी इसमें करवाई जाएगी आप सभी के लिए और बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में किसका स्थान केंद्रीय है? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में किसका स्थान केंद्रीय? बच्चे का, शिक्षक का, अभिभावक का या प्रशासक का? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में मुख्य स्थान जो है किसका है? बच्चे का है या बालक का है, ठीक है। वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति लागू की जा रही है या शिक्षण विधियां जो भी लागू की जा रही हैं वो बालक के हिसाब से प्रस्तुत और निर्धारित की जा रही हैं कि जो बच्चा है ऐसी शिक्षण विधियां लागू की हैं जो बच्चे के अनुसार हो और बच्चे को समझ में आनी चाहिए। वर्तमान समय बाल केंद्रित शिक्षा ही बच्चों को दी जा रही है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में मुख्य स्थान किसका होता है? और बच्चे का होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या पूछ रहा है कि प्रारंभ में मनोविज्ञान किस विषय का अंग था? प्रारंभ में मनोविज्ञान जो था वो किस विषय का अंग था? तो आपको बता दोस्तों प्रारंभ में जो आपका मनोविज्ञान था वो प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। किसका विषय? दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। वर्तमान समय में दोस्तों किसका विषय हो गया है? व्यवहार का अध्ययन वर्तमान समय में हो गया, ठीक। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है। अगर पूछ लेता है कि मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है, तो मनोविज्ञान का जन्म ही किससे हुआ है? दर्शन शास्त्र से हुआ है। इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभ में विषय क्या हुआ करता था? आत्मा हुआ करता था। प्रारंभ में मनोविज्ञान का जो विषय हुआ करता था वो क्या था? आत्मा हुआ करता था। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो आपका मनोविज्ञान है या साइकोलॉजी है जिसको आप मनोविज्ञान बोलते हैं, तो जो साइकोलॉजी शब्द है दोस्तों वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका क्या है? एक आपका है साइक और दूसरा क्या है? लोगस है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइक और प्लस क्या है? लोगस है। तो ये 2 शब्द से मिलके बना हुआ है। और साइकिस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आत्मा होता है। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आत्मा और इसका अर्थ होता है अध्ययन, ठीक है। आत्मा का अध्ययन, ये टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों? आत्मा का अध्ययन हो जाएगा। और अतः अंग्रेजी शब्द के साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन माना जाता है। साइकोलॉजी जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बनाता है। साइक प्लस दूसरा क्या होता है? लोगस शब्द से मिलकर बना होता है। साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का होता है अध्ययन करना। तो आपको बता दें कि अंग्रेजी शब्द के साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? आत्मा का अध्ययन होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा कि प्रारंभ में मनोविज्ञान किस विषय का अंग था? तो दर्शन शास्त्र का अंग था। चलिए अगले प्रश्न संख्या यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे प्रश्न संख्या 3 है। कह रहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका? तो साइकोलॉजी शब्द जो यूनानी भाषा का शब्द है दोस्तों, जो साइकोलॉजी है वो किस भाषा का शब्द? कभी पूछ लेता है कि जो मनोविज्ञान या आपका साइकोलॉजी है वो किस भाषा का शब्द है? तो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है साइकोलॉजी। और यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका अभी आपके मैंने बताया कि एक है आपका साइकी है और दूसरा आपका क्या है? लोगस है, ठीक है। तो आपको पता चल गया दोस्तों साइकी मतलब होता है आत्मा और लोगस मतलब होता है आत्मा का अध्ययन, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान का विषय बदलता रहता है दोस्तों। और अंततः मनोविज्ञान का विषय क्या हो गया? व्यवहार का अध्ययन हो गया, ठीक है। तो पहले दोस्तों जो आपका मनोविज्ञान था वो आत्मा का विषय हुआ, फिर उसके बाद मन
का विषय, फिर चेतना, फिर अब अंततः जाके मनोविज्ञान का जो विषय है वो क्या हो गया, व्यवहार का अध्ययन हो गया है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों। एक यहाँ पे पिरामिड के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जो आपका मनोविज्ञान था वो किसका विषय था, आत्मा का विषय था। ठीक है, आत्मा का विषय था। फिर उसमें परिवर्तन हुआ, फिर वो किसका विषय बना, मन का विषय बना। फिर उसमें परिवर्तन हुआ तो वो चेतना का विषय, चेतना का, और अंततः दोस्तों क्या हो गया, व्यवहार का विषय हो गया। ठीक है, व्यवहार का विषय बना। तो इस कारण आप कह सकते हैं कि यह कथन किसका था, और यह कथन दोस्तों आपको बता दें कि वुडवर्थ का कथन ये था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, अंतर्दर्शन विधि, वैदर्शन विधि, या अवलोकन, या प्रयोगात्मक। तो इसमें से कौन सा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, तो क्या है दोस्तों, अंतर्दर्शन जो है क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे व्यक्तिनिष्ठ विधि है। क्योंकि अंतर्दर्शन में क्या होता है कि इसमें विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का, इसमें क्या होता है, विद्यार्थी या जो व्यक्ति होता है उसके जीवन के इतिहास को जान के, उसके जीवन का जो इतिहास होता है उसको जान के ही निष्कर्ष निकाला जाता है, किसमें, अंतर्दर्शन विधि में। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 है दोस्तों। कह रहा है कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। प्रयोगात्मक विधि जो है दोस्तों उसको सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, जूड ने, राइस एवं कार्नमैन ने, बिल हेल्टमैन बुंट ने, या कोलिंस व ड्रेवर ने। तो प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों, विल हेल्टमैन जो बुंट है दोस्तों, इन्होंने प्रस्तावित किया था। और इनका जन्म दोस्तों आपको बता दें, विल्हेम बुंट जो थे क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे, जो कि पहली प्रयोगशाला जो थी उसकी स्थापना इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे, अगर कभी पूछ लेता है तो ये आपको बता दें कि जर्मनी के रहने वाले थे। और इनका देखिए दोस्तों, इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। प्रयोगात्मक विधि को इन्होंने सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक विधि का पिता भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे दोस्तों आ चुका है, प्रश्न संख्या 6 है। शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान का या शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके, इससे शिक्षण को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरे को प्रभावित कर सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है आपका या शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो आपका शिक्षा है एवं मनोविज्ञान, जहाँ शिक्षा का संबंध अध्ययन अध्यापन से है, वही मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से। दोस्तों आपको फिर से एक बात बता दें कि जहाँ पे शिक्षा का संबंध जो है वो अध्ययन और अध्यापन से है, शिक्षा का संबंध जो है अध्ययन और अध्यापन से है, वहीं पे मनोविज्ञान का संबंध किससे है, व्यवहार से है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकते हैं। अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को हो जाएगा तो इसकी सहायता से वह अपनी जो उसकी शिक्षण विधियां हैं उसको अधिक प्रभावी बना सकता है। कहने का मतलब है कि बच्चों को उसको समझाने या सिखाने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, वह आसानी से किसी भी चीज़ को वह बच्चों को समझा सकेगा अगर उसको शिक्षा मनोविज्ञान की जो का ज्ञान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे दोस्तों 7 है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, शिशु अवस्था से लेकर किशोरावस्था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों, विकासात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। ये क्या है,
विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तनों के बारे में बताता है। जो कि क्या बताता है? मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में क्या करता है? परिवर्तन के बारे में बताता है। ठीक है। विकासात्मक मनोविज्ञान के क्या होते हैं? 3 लक्ष्य होते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान जो है उसके 3 लक्ष्य होते हैं। एक क्या होता है? विकास का वर्णन करना, समझना और अनुकरण करना। क्या 3 विषय जान लीजिए कि जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसके 3 लक्ष्य होते हैं। एक क्या होता है? विकास का वर्णन करना, विकास का वर्णन करना, और दूसरा क्या है? वर्णन करना, दूसरा है समझना, और तीसरा है अनुकरण करना। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के दोस्तों ये 3 लक्ष्य हैं। ठीक है। पहला क्या है? विकास का वर्णन करना, दूसरा है समझना, तीसरा है अनुकरण करना। मनुष्य जीवन चरणबद्ध तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है। दोस्तों जो मनुष्य का जीवन है वो कह सकते हैं कि एक चरणबद्ध तरीके से, मनुष्य का जीवन जो होता है एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है। पहले क्या होती है? शैशवा अवस्था होती है, शैशवा अवस्था। दूसरा क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद दोस्तों क्या हो जाती है? प्रौढ़ावस्था होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि मनुष्य का जो जीवन होता है चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है। ठीक है। पहले आता है शैशवावस्था, फिर होता है बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर उसके बाद क्या होती है? प्रौढ़ावस्था होती है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जन्म से लेके दोस्तों किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। जन्म से ही स्टार्ट होता है। चलिए, किशोरावस्था से लेके या गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न संख्या अगला देखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने छात्रों की जो क्षमता है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उपदेश के साथ संबंधित है? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है दोस्तों, आपको बता दें कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? शैक्षणिक मनोविज्ञान होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। तो शैक्षिक मनोविज्ञान में दोस्तों क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के, देखिए बालक जो होता है उसी का व्यवहार, उसकी क्षमता, योग्यता एवं अधिगम शैली या रुचि, अभिप्रेरणा, इन सब चीज़ों का, रुचि हुआ, अभिप्रेरणा हुआ, अभिप्रेरणा, इन सब चीज़ों के विषय में ही क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार, योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिप्रेरणा एवं चिंतन, अवधान आदि के विषयों में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसलिए एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, और वो किससे हो पाएगा? शैक्षणिक मनोविज्ञान के द्वारा ही हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे है 10, और आज का प्रश्न संख्या 9 है कि शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शैक्षिक मनोविज्ञान जो है शिक्षा का मनोविज्ञान है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का मनोविज्ञान है। यह परिभाषा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? B.F. स्किनर, क्रो एंड क्रो, R.B. कैटल या E.L. पिल। तो स्किनर के अनुसार जो है दोस्तों ये परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया था? B.F. स्किनर के द्वारा। स्किनर का कहना है या उनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है।
इसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है ग्रहण करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न संख्या दोस्तों यहाँ पे है, प्रश्न संख्या 10 है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान जो है उसका अर्थ क्या होता है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन? तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है दोस्तों? व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, इससे पहले मनोविज्ञान को, सबसे पहले दोस्तों मनोविज्ञान जो था वो किसका विषय था? आपको मैंने बताया दोस्तों पिछले क्वेश्चन में कि आत्मा का विषय था, फिर किसका विषय होता है? मन का विषय होता है, फिर आगे बढ़ के चेतना का विषय हो जाता है और फिर क्या हो जाता है? व्यवहार का विषय बन जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है।